नमो नमः। ज्ञान विभिन्न चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा कक्षा 9 का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने कल इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक को लिया था। हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके भौतिक स्वरूप लिया था, अभिलाक्षण गुणों को लिया था और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं कि इस जो ये पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ की प्रकृति के आधार पर तापमान में, दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या किस प्रकार से पदार्थ तापमान और दाब से प्रभावित हो सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। इसके लिए जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, बर्फ सभी जानते हो, जल ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं ही हम देख सकते हैं। बर्फ के रूप में ठोस अवस्था, जल के रूप में द्रवित अवस्था और वाष्प के रूप में उसकी गैसीय अवस्था को हम अध्ययन कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? जरूर बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता। जैसे बर्फ के बारे में अभी हमने कहा, बर्फ है, ठोस ये रूप है और उस ठोस ये रूप को हम द्रवित रूप में ला सकते हैं। उसको गर्म कर लिया या नॉर्मली कमरे के टेम्परेचर पर हमने उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, ठोस से द्रवित रूप में आ जाएगा। यदि हम उसको टेम्परेचर दे, उसको गर्म करें, खूब सारा गर्म करते हैं, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा। इसका मतलब कि उसकी तीनों अवस्थाएं हम देख सकते हैं। ताप में परिवर्तन करके, इसी प्रकार से दाब में परिवर्तन करके भी गैसीय अवस्था को द्रवित रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर एलपीजी या सीएनजी गैस जो होती है उनको भी हम देख सकते हैं। सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है, उसको हम घरों में उपयोग में लेते हैं तो वो क्या है, अधिक दाब के ऊपर वो द्रवित रूप में रहती है। कहने का मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन संभव हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ही है, बर्फ के रूप में। अगर हम देखें कि ये पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है तो कैसे बदल सकता है। सबसे पहले हम इसमें प्रभाव लेते हैं तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव, ठीक है। इसके लिए जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, बर्फ वाला है। अब कुछ एक शब्द हैं जिनको हम देखेंगे इसमें, जैसे गलनांक। क्या होता है गलनांक से? अभिप्राय क्या होता है कि यदि हम किसी ठोस को इतना टेम्परेचर दें कि वो द्रवित रूप में आ जाए तो वो तापमान उसका क्या कहलाएगा, गलनांक। कहने का मतलब ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक तापमान, उस ठोस का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब कि वह न्यूनतम तापमान जिसके ऊपर द्रव को गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान, ठीक है। जैसे गलनांक के लिए हम ठोस से द्रव की बात करें, बर्फ को जल में बदले यानी तरल में बदले, ठोस को द्रव में बदलते हैं तो ऐसे स्थिति में इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी बर्फ जल में बदल सकती है। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर ये बर्फ जल में परिवर्तित हो सकती है। अभी हम देखेंगे केल्विन क्या होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या है, जैसे जल है, उस जल को यदि हम जल वाष्प का मतलब क्या हुआ, इसकी गैसीय अवस्था, इसमें बदलते हैं तो हमें जो तापमान चाहिए वो तापमान कौन सा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन।
जब भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको केल्विन में बदलना होगा, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो केल्विन है इसमें बदलने के लिए जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 हमें जोड़ देंगे, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और उस केल्विन से हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर हमारे पास में दिया हुआ है उस टेम्परेचर में से 273 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा। सपोज कीजिए 373 केल्विन दिया हुआ है और हमें डिग्री सेंटीग्रेड में उसको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 273 इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या बचा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हम टेम्परेचर परिवर्तन को देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम शब्द लेंगे गलनांक आ गया, क्वथनांक आ गया। तीसरा हम लेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से अभिप्राय क्या होता है कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो ठोस होता है वो द्रव में बदलता है, लेकिन यदि कोई ठोस सीधा ही गैस में बदले, द्रव में न बदलकर यानी ठोस को गर्म किया जाए और वो द्रवित रूप में ना आकर के सीधा ही गैसीय रूप में आ जाए, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी ठोस को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह द्रव में न बदल करके सीधा क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, वह वह क्रिया उसकी ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, एक होता है वाष्पीकरण। नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जल का वाष्प बन करके उड़ जाना। इसमें हम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, नॉर्मली ये क्रिया होती है, तो ये वायुमंडल में होती है। ऊर्ध्वपातन के अंदर या गलनांक के अंदर देखें, क्वथनांक के अंदर देखें, तो इनमें हम टेम्परेचर दे रहे थे। क्वथनांक की क्रिया है वैसे ये वाष्पीकरण की क्रिया, लेकिन क्वथनांक से भी कम ताप पर जल क्या होता है या द्रव क्या होता है, द्रव का वाष्प बनना क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाएगी। एक हम देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय क्या होता है, अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को देखते हैं, जिससे गुप्त ऊष्मा भी आपके समझ में आ जाएगी। जैसे इसके अंदर हमने लिया कि ये जो क्रिया होती है कौन सी, ठोस को द्रवित रूप में बदलने की क्रिया। इसमें होता क्या है कि बर्फ को हमने कुछ टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर वो द्रवित रूप में आ जाता है। जैसे बर्फ को एक पात्र में लिया और बर्नर के ऊपर रख करके हमने बर्नर को ऑन कर दिया, ठीक है, जला दिया। गैस चूल्हे के ऊपर हमने एक भगोने में बर्फ ले लिया और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय तक उसको टेम्परेचर मिल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर जो उसको चाहिए वो मिल रहा है। और थर्मामीटर को यदि उसके अंदर हम लगाकर देखें, टेम्परेचर को नोट करें, तो कुछ समय तक जब तक वो बर्फ पूरी तरह से द्रवित रूप में नहीं आ जाती तब तक उसका तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मतलब नीचे से ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बर्फ जो है उसका टेम्परेचर पानी में वो बदल रही है, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ में जो जल के कण होते हैं उनमें क्या होती है, गति प्रारंभ होती है। और वो गति प्रारंभ होने के लिए सपोज कीजिए बर्फ को रख दिया और उसको हमने टेम्परेचर नहीं दिया, वो पिघल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जिस पात्र में हमने बर्फ को लिया है उस पात्र के अंदर कुछ ऊष्मा है और उस ऊष्मा को वो क्या कर रही है, बर्फ ले रही है। और बर्फ लेकर के क्या कर रही है, जो जल के अणु है जिनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल, ये बल क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ने का मतलब क्या हो गया कि जल के अणुओं की गति क्या हो जाएगी, वो जल के अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे, उस आकर्षण बल को पार कर जाएंगे और उनमें गति बढ़ जाएगी। जितनी
और फिर धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। पहली घटना। दूसरी घटना, बर्फ और जल दोनों को हमने देखा और दोनों का टेम्परेचर सेम है। सपोज कीजिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ऐसे स्थिति के अंदर जब हम देखते हैं कि इन दोनों का टेम्परेचर समान है और बर्फ जल में बर्फ जो है वो जल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, पिघल गई है, तो ऐसे स्थिति में उसके अंदर जो वो टेम्परेचर था या बर्फ जल के अंदर परिवर्तित हुई है, अवस्था परिवर्तित है लेकिन टेम्परेचर समान है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जल में कोई गुप्त ऊष्मा थी जल के पास में, और वो गुप्त ऊष्मा आई कहां से? पात्र से। जिस पात्र में वो बर्फ रखी हुई थी या जल उपस्थित है उस पात्र से उसने क्या कर ली? वो ऊष्मा ले ली। कौन सी? गुप्त ऊष्मा। इसको संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, गुप्त रूप से मौजूद रहती है। तापमान बदला, तापमान बदलने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही हम बर्फ और जल के तापमान को नोट करते हैं तो बर्फ के तापमान से जल का तापमान क्या होता है? अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये घटनाएं हम इसमें देखते हैं। तो अब आपके समझ में आया गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कौन सी होती है? जिस पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है उसकी अवस्था बदलने पर या उसके टेम्परेचर को बढ़ाने पर जब वो अवस्था परिवर्तित करता है उस समय पात्र के अंदर, जिस पात्र में वो रखा हुआ उस पात्र के अंदर जो ऊष्मा मौजूद होती है वो उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये कुछ एक शब्द हैं जिनको हम इसमें देखते हैं। दूसरी क्रिया हमको क्वथनांक से संबंधित देखें कि द्रव को गैस में बदलना, सेम वही प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या हो जाएगा? गैस, द्रव जो है वो गैस के रूप में आ जाएगी। जल को गर्म किया, जल वाष्प बनने प्रारंभ हो गए, यानी जल जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। इसमें भी हम यदि ऊष्मा को देखें तो ये जो ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा इसमें आएगी, और ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मान यदि हम देखें, ऊष्मा का मान देखें तो जो गैस है उसके कणों में जो ऊष्मा का मान होता है वो क्या होता है? द्रव से अधिक होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्रिया इसके अंदर हम देख सकते हैं। इस टेम्परेचर को, कौन से टेम्परेचर को? जिससे वो द्रव गैस की अवस्था में बदल रही है वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक। जल का जल वाष्प में बदलने की क्रिया के लिए जो ये क्वथनांक का मान होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मान होता है। ठीक है, तीसरी घटना हम ऊर्ध्वपातन की देखते हैं कि एक हमने कोई चीनी मिट्टी का बर्तन लिया या कोई ऐसे डिश ले ली। ठीक है, चीनी मिट्टी का है, इसके अंदर नौसाधन, नौसाधन का मतलब क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, इसको लिए और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि एक कीप लगाई और वो कीप को हमने इसके ऊपर उल्टा रख दिया और इस कीप के ऊपरी भाग पर रुई को लगा दिया और इसको क्या किया? एक बर्नर के माध्यम से गर्म किया। जैसे ही ये नौसाधन ठोस या रूप में क्रिस्टल, सफेद क्रिस्टल होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है, तुरंत घुल जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है, ठोस है तो द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ये द्रव में नहीं बदलता बल्कि क्या होता है? वाष्प बन जाता है और ये वाष्प इस रुई के टुकड़े के ऊपर हम आसानी से देख सकते हैं। कहने का मतलब ठोस से सीधा वो क्या हो रहा है? ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की घटना कहते हैं। जब यहाँ से ये टेम्परेचर हमने हटा लिया यानी बर्नर को हटा दिया, सामान्य ताप पर आ गया, सामान्य ताप पर आकर के क्या हो जाएगा कि ये वापस ठोस के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब अब गैस जो है वो ठोस के रूप में आ रही है। ये जो क्रिया हो रही थी इसको हम क्या कह रहे थे? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठीक है, और गैस से ठोस की अवस्था में वापस प्राप्त हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसका निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? तली में बैठ जाना, जम जाना, ठोस या क्रिस्टल के रूप में जम जाना, वो निक्षेपण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये दोनों क्रिया इसमें समझ में आ गई। ऊर्ध्वपातन की घटना के अंदर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से अभिप्राय क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में उड़
उड़ना, लेकिन कब? जब तापमान कम हो। कौन सा तापमान? क्वथनांक वाला। क्वथनांक से भी कम तापमान पर यदि जल या द्रव तो वाष्प बन करके उड़ रहा है या गैस की अवस्था में आ रहा है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की क्रिया। गुप्त ऊष्मा के बारे में अभी बताई थी। अब देखिए इसके अंदर हमने ये घटना ली है, जैसे पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, जी जरूर बदलता है। जैसे ठोस है, ठोस से द्रव में और द्रव से गैसीय रूप में, ठीक है। बर्फ, जल, ये तो हमने बता ही दिया, सिद्ध कर दिया। जल वाष्प, तीनों चीजें आ गई, यानी अवस्था परिवर्तित हो रही है। नॉर्मल कब होगा? जब इसको गलनांक पर तापमान दिया जाएगा, जब इसको क्वथनांक पर टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो ये अवस्था परिवर्तित हो रही है। नॉर्मली हम ये घटना नॉर्मल तौर पर हम प्रैक्टिकली तौर पर हम देख सकते हैं कि घरों में भी हम महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ये चीजें हमने देखी, किस आधार पर कहा गया? इसको इस आधार पर कहा गया कि तापमान का प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखें दाब का प्रभाव, यानी ये पहली चीज से। दूसरी चीज हम देखें दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव से क्या होता है कि कोई पात्र लिया, इस पर हमने पिस्टन रखा, अंदर कोई द्रव है, ठीक है। इस द्रव के ऊपर क्या सपोज की गैस है, ठीक है। द्रव नहीं लेकर के हम गैस लेते हैं, क्योंकि हमने सिलेंडर वाली स्थिति को हम देखते हैं, हमारे घर में सिलेंडर होता है, उसमें गैस भरी रहती है, उस पर अगर हम दाब डालते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, जो गैस के रूप है वो किस में बदल जाता है? द्रवित रूप में बदल जाता है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? और नीचे होता चला जाएगा। काफी कम क्षेत्र या आयतन के अंदर ये जो द्रव है, सॉरी वो गैस है, वो द्रवित रूप में आ जाती है। तो ये हम घरों में भी देखते हैं। एक इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस के रूप में होता है। वायुमंडल में हम देखते हैं गैस के रूप में है, लेकिन इसका ठोस रूप भी होता है, जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। शुष्क बर्फ भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस कार्बन डाइऑक्साइड को की बात करें तो इसको यदि हम एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय तापमान है, वायुमंडल का तापमान, वायुमंडलीय दाब है, इस दाब के ऊपर यदि हम इसको रखें तो ये क्या होती है? गैसीय रूप में आ जाती है, यानी वायुमंडल में गैसीय रूप में मौजूद रह सकती है, ठीक है। यदि हम इसको दाब बढ़ा दें और तापमान को कम कर दें, देखिएगा दाब को बढ़ा दें और तापमान को कम कर दें, तब भी ये स्थिति, यानी दाब बढ़े और ताप कम कर दे, तब भी हम क्या कर सकते हैं? ठोस को गैस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दाब को बढ़ा दिया, लेकिन एक दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये जो ठोस है वो गैस के रूप में बदले जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इसको हम कैसे बताएंगे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब उसका क्या होता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। और सामान्य तौर पर जो दाब होता है, उस दाब की जो मात्रक होता है, उस मात्रक को हम क्या कहते हैं? 1 पास्कल, ठीक है, पास्कल। और एक एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो कितने इसके बराबर होगा? 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है।
ये इसका मान होता है। सामान्य तौर पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम सामान्य दाब भी कहते हैं। तो इन चीजों को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली। अब हम इनको यदि सामूहिक रूप से देखें, जैसे अंतर परिवर्तन हम देखें कि किस प्रकार से अंतर परिवर्तन हो सकता है या हम देख सकते हैं, उसको हम एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम वाष्पीकरण को देखेंगे कि किस प्रकार से वाष्पीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। जैसे ठोस लिया, द्रव लिया और गैस लिया, ठीक है। ठोस को द्रव में बदलते हैं तब क्या होता है, संघनन की क्रिया। इसको संघनन भी कहते हैं और गलन भी कहते हैं, ठीक है, गलनांक। फिर द्रव को गैस के रूप में लाने के लिए क्वथनांक, यानी इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करेंगे तो वो गैस के रूप में आ जाएगा। गैस यदि सीधा ठोस के रूप में बदलता है तो अभी हमने ली थी घटना ऊर्ध्वपातन में, उसमें निक्षेपण बताया था, ठीक है। यदि हम ठोस को गैस में बदलते हैं तब क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। गैस द्रवित रूप में बदल रहा है, कहने का मतलब कि गैस को यदि हम द्रवित रूप में बदलेंगे तो वो घटना क्या कहलाएगी, गैस को द्रवित रूप में बदलना है तो वो क्या कहलाएगी, इसका संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है कि हमने एक भगोने में पानी चढ़ा दिया गर्म करने के लिए, उसके ऊपर पात्र लगा दिया, उसके ऊपर कुछ वाष्प की बूंदे आ जाएंगी, आएंगी ना, और वो वाष्प है, जब उसको ठंडा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो द्रवित रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे द्रव से ठोस अवस्था में लाने के लिए क्या करती है, शीतलता, शीतलन की क्रिया होती है, प्रशीतलन की क्रिया, शीतलन। संघनन, संघनन का मतलब तो गैस से द्रवित रूप में, द्रव को ठोस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जमाते हैं, जमने की क्रिया होती है, या फिर हम कह सकते हैं तापमान है वो कम कर दिया जाए तो भी हम इसको कह सकते हैं जमना, ठीक है, फ्रीज होना, फ्रोजन, ये क्रिया इसके अंदर होती है। तो ये आपस में क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। ये चीज हमने इस टॉपिक के अंदर देखा था कि किस प्रकार से ये अवस्था परिवर्तन ले सकते हैं या हम देख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण ये समझ में आया कि ये वो शब्द है जो अभी इसके अंदर हमने अध्ययन किया था, ठीक है। दाब परिवर्तन भी ले लिया और तापमान में परिवर्तन के आधार पर भी हमने इसको देख लिया, एग्जाम्पल के द्वारा देखा है, तो एग्जाम्पल आप मत भूलिएगा। अब दूसरी चीज हम देखते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण सभी जानते हैं क्या होता है और अभी मैंने शब्द भी बताया था, वाष्पीकरण, इस शब्द का अर्थ भी बताया था। वाष्पीकरण की घटना जब होती है तब हम क्या देखते हैं, जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर देखें, धूप में हम कपड़ों को सुखाते हैं तो वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। धूप में नहीं सुखाया, धूप नहीं है, फिर भी हमने खुले में उसको सुखा दिया, तब हम क्या कहेंगे, गिल्ले कपड़ा था, गिल्ले थे वो कपड़े और अब वो सूख गए, इसका मतलब उसके अंदर जो जल था वो क्या हो गया, वाष्प बन करके उड़ गया। या तो तापमान यानी धूप के अंदर सुखाया या फिर हमने छाया में सुखाया, तो वायु की गति के कारण कणों में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ की विशेषता क्या होती है कि इसके कण है वो हमेशा क्या होती है, गतिशील होती है। ये इसकी विशेषता होती है कि गति करते रहेंगे, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर देंगे तो वो गति क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे उसको हवा मिलेगी, वायु मिलेगी तो उसकी गतिशीलता और बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी, इसका मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन होकर के वो वाष्पीकरण की क्रिया हो जाएगी और जल वाष्प बनकर के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता के आधार पर हम वाष्पीकरण की घटना को महसूस कर सकते हैं। दैनिक जो रूटीन के कार्य होते हैं उनमें भी हम इस घटना को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें कि ये जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो हमने कह दिया कि कण की गतिशीलता के कारण होती है, गतिशीलता उसमें बनी रहती है, ठीक है।
दूसरा, यदि हम इस घटना को देखें कि क्या ये घटना ऐसी होती है तो उसका कारण और क्या बन सकता है, तो हम कारण में ले सकते हैं कि जब इसको उचित वातावरण मिलता है, नमी कम है, वायु का वेग अधिक है, या टेम्परेचर अधिक है, या सतह क्षेत्र बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी कि ये पदार्थ के जो कण हैं, इन कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही घटना क्या हो जाएगी, इस वाष्पीकरण की क्रिया को बताएगी, पदार्थ के कणों की वाष्पीकरण की क्रिया को बताती है। अब यदि हम देखें कि ये जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, ये वाष्पीकरण की क्रिया किस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, तो अभी मैंने बताया कि गीले कपड़े हैं, उन गीले कपड़ों से जल है वो क्या हो रहा है, वाष्प बन करके कपड़े सूख रहे यानी गीले कपड़े थे, गीले कपड़ों को धूप में सुखाया, धूप में सुखाने से क्या हो गया, इसके अंदर जो जल था वो क्या हो गया, तापमान पाकर के वाष्प बन गया, और वाष्प बनने से फिर क्या हो गया, कपड़े सूख गए। ठीक है। दूसरा, हमने घरों में भी महसूस किया है कि घरों में मटके होते हैं, गर्मियों में हम मोस्टली मटकों को काम में लेते हैं, तो हम देखते हैं मटके वाला पानी ठंडा होता है, बाहर इतना टेम्परेचर है, गर्मी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस मटके में पानी ठंडा रहता है। उसका कारण क्या है, मटके के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे कि कणों की गति, पदार्थ के कणों की गति क्या, पदार्थ के कणों की एक विशेषता क्या होती है, वो गतिशील रहते हैं। तापमान बढ़ेगा, कण जो है तापमान जैसे वो छिद्र से अंदर जाएंगे, पानी भी बाहर आता है, यानी वो छिद्र रहते हैं तो वो पानी रिस कर बाहर की तरफ आता है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही पानी क्या होगा, वाष्प बन करके उसके चारों तरफ आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अंदर जो जल है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने का कारण क्या है, बाहर जो उसको वाष्प बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो उस पात्र के अंदर मौजूद जो गुप्त ऊष्मा है उससे वो ले लेता है, और इस वजह से वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नॉर्मली हम छत के ऊपर भी देखते हैं कि गर्मियों के टाइम में हम रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, या ग्रामीण एरिया के अंदर ऐसा होता है कि छत के ऊपर सोने से पहले पानी का छिड़काव किया जाता है, या मिट्टी में पानी का छिड़काव किया जाता है, तो क्या होता है, उसके आसपास जितनी भी ऊष्मा होती है वो क्या होती है, उस पानी को वाष्पित करने के लिए काम में ले ली जाती है। फिर क्या हो जाएगा, आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ठंडक महसूस होगी। कभी लड़कियों ने महसूस किया होगा, नेल पॉलिश लगाते हैं, उसको हटाने के लिए एसीटोन पदार्थ होता है, उसको काम में लेते हैं, उसको यदि हम हथेली पर रखें तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है, जब उसको हम हथेली पर रखेंगे तो हथेली के आसपास का जो टेम्परेचर है, ऊष्मा है, वो ऊष्मा क्या हो जाएगी, उस एसीटोन के द्वारा ले ली जाएगी, तो इस हथेली में जिस एरिया के पास में भी वो टच करेगा, जिस भाग को वो टच करेगा, वहां पर ठंडक महसूस होती है। ठीक है। अब वाष्पीकरण की क्रिया को देखें कि कौन प्रभावित करता है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली आप लोग देखते भी हो, जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी तापमान की, तो तापमान में वृद्धि, यदि तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसके समानुपातिक होता है, क्या, वाष्पीकरण तापमान के समानुपातिक होता है, जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ही वाष्पीकरण की क्रिया होगी। ठीक है। दूसरा, आर्द्रता, क्या होती है आर्द्रता, आर्द्रता में कमी, या हम ये कह सकते हैं आर्द्रता है उसके व्युत्क्रम में होती है, यानी जितनी आर्द्रता अधिक होगी उतना ही वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। एक बट्टे में लिया हुआ ना, एक बट्टे का मतलब क्या है, व्युत्क्रम, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, व्युत्क्रम है। आर्द्रता से अभिप्राय क्या होता है, अपने चारों तरफ जल जो वायु की मात्रा है उसमें जल वाष्प बन करके रहता है। ठीक है। वो क्या कहलाएगा, जल के आर्द्रता कहलाएगी, नमी कहलाएगी। ये नमी जितनी अधिक होगी, हम
टेम्परेचर में कपड़े बहुत धीमी गति से सूखते हैं। तो उसका कारण क्या है? आसपास में नमी है, नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। यदि नमी कम होगी तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है। सतह क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल उसके भी क्या होता है? समानुपातिक होता है वाष्पीकरण। ठीक है। यानी बड़े पात्र में हमने जल को रखा और एक छोटे पात्र में रखा और दोनों को हमने महसूस किया कि किस में वाष्पीकरण की गति अधिक होगी, तो हम देखेंगे कि बड़े पात्र में जल है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया अधिक पाई जाएगी। उसका कारण क्या है? जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी ही वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी? तीव्रता से हमें देख सकते हैं, यानी तीव्रता हम नोट कर सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वायु गति। वैसे सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है? तापमान में वृद्धि। वायु गति के भी क्या होता है? वाष्पीकरण इसके समानुपातिक होता है। कैसे होता है? हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, हवा तेज चलेगी तो मिट्टी के ऊपर पानी है वो जल्दी सूख जाएगा, और हवा में कमी रहेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होगी? तो कम गति से हो पाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वाष्पीकरण की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले ये कारक है जिनको हमने इसमें अध्ययन किया है और नॉर्मली सभी जानते हैं इस चीज को। एक और है एग्जाम्पल कि गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उसका कारण क्या है? पहला कारण, सूती कपड़े जो होते हैं उनमें जल अवशोषण की क्रिया बहुत तीव्रता से होती है, बहुत जल्दी ही वो जल अवशोषित कर लेता है। दूसरी क्या होती है कि जब सूती कपड़े हमने धारण किए हुए हैं तो उन सूती कपड़ों के अंदर क्या होता है कि जब वाष्पीकरण ये जो शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, वो क्या होता है? जल को बाहर निकालना है या वाष्प बनाना है, पसीना आ रहा है, वो ऊर्जा उस सूती कपड़े के द्वारा लेकर के उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है? जल वाष्पीकरण की क्रिया तीव्रता से होती है, सूती वस्त्र पसीना जल्दी सोख लेता है। ठीक है। ऐसे ही जो ये बात करें शरीर से ऊष्मा को अवशोषित करने की, वो क्या है? हमारे शरीर की जो वाष्पीकरण की क्रिया को करवा रहा है उसकी वो प्रसुप्त ऊर्जा या ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। जैसे मटके वाला लिया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर भी हमने महसूस किया है, गिलास के अंदर हम बर्फ डाल देते हैं, पानी बर्फ वाला पानी है तो बाहर बूंदे बूंदे नजर आती है। उसका कारण क्या है? बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करता है? बाहर से जैसे कि अंदर टेम्परेचर कम है तो जल के अणु क्या होते हैं? इसके टच में आते हैं, गिलास के चारों तरफ उसके टच में आते हैं, तो बाहर जो वाष्प के जल वाष्प है वो क्या हो जाएगा? उसके पास में आएगा तो वो बूंदों के रूप में, यानी कम तापमान के संपर्क में आएगा तो वो बूंद के रूप में उसके चारों तरफ में हमें नजर आता है। ठीक है। तो ये कार्य किसकी वजह से हुआ? उस गुप्त ऊष्मा की वजह से हुआ, उस जल के वाष्प के कारण होता है जो टेम्परेचर में अंतर को बताता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था महत्वपूर्ण हम लेते हैं, लेकिन पदार्थ क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था कई भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ में 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं में पदार्थ होता है। ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस लिया था, द्रव लिया था और गैस ली थी। ठीक है। गैस। अब चौथी जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सेट पैन है। ठीक है। ये इसका नाम होता है, यानी ये 5वीं अवस्था है।
किसकी? पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसको बीसी कहा जाता है। तीन अवस्थाओं के बारे में हमने देख लिया था। इस चौथी अवस्था को देखते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा नियोन बल्ब होता है। नियोन बल्ब का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर नियोन गैस भरी होती है, अक्रिय गैस होती है, ठीक है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, आजकल ये ही रहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, या तो हीलियम गैस होती है या अन्य कोई अक्रिय गैस होती है, ठीक है, जो कि इसके अंदर अन्य अक्रिय गैस मौजूद होती है। इनको जब विद्युत ऊर्जा मिलती है, किसको? इन भरी हुई गैसों को जब विद्युत ऊर्जा मिलती है तो ये गैस क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत या आवेशित हो जाती है। और ये जब आयनीकृत या आवेशित हो जाती है तो इनके अंदर क्या होता है? चमकने की क्रिया बन जाती है, यानी ये चमकने लग जाते हैं। ये चमकने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा बन जाता है, इसलिए ये चमकना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है तारे हैं या सूर्य है, वो चमकते हैं। वो चमकते क्यों है? इस प्लाज्मा की वजह से, इस प्लाज्मा के कारण ये चमकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्लाज्मा से संबंधित। अब हम लेते हैं बी से। बी से मतलब है सत्येंद्र, यहां लिख देती हूं, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ये तो है बोस बी से। ई से अल्बर्ट आइंस्टीन और सी से कंडेनसेट, ठीक है। ये पांचवा पदार्थ बताया गया। पदार्थ जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो बताई गई है। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने 1920 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि पदार्थ की एक और अवस्था होती है जो कि ना प्लाज्मा की जैसी है, ना ठोस, द्रव और गैस के रूप में है, बल्कि कोई ऐसा दूसरा प्रकार है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक और अवस्था हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2001 के अंदर एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी वजह से। अच्छा, ये तो 1920 में हमने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कर दिया, ये भौतिक वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ही बीईसी पदार्थ होता है। पहले क्या होता है? पहले क्या, आज भी यही है, जिस वैज्ञानिक के द्वारा खोज की जाती है उसके नाम के आधार पर उसका उनका जो नाम होता है उसी नाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो 2001 के अंदर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का कारण क्या था? उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ये पांचवी अवस्था होती है। इसके लिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका के साइंटिस्ट थे एरिक ए कॉर्नल, एरिक ए कॉर्नल, 3 साइंटिस्ट थे। दूसरे जो थे उल्फ गैंग नाम से थे, उल्फ गैंग नाम से थे। और तीसरे जो थे वो कराले कोर्स थे, जिन्होंने कोर्स बेमेन थे, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ये भौतिक वैज्ञानिक थे कि वास्तव में पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसको बीईसी कहा जाता है मौजूद होती है। तो इस प्रकार से इनको 2001 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। किसकी वजह से? इस बीईसी की खोज के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। एक चीज और इसमें कि ये बीईसी होता क्या है। यदि बीईसी के बारे में हम देखें तो वायुमंडल का जो दाब होता है उसका 1 लाख उसका जो घनत्व होता है, यानी वायुमंडलीय दाब का जो घनत्व होता है
दाब का घनत्व है, उस घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम भाग पर, कम घनत्व वाले वायु पर ये VC को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आज के लिए आपका इतना ही, ये पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप पे डाल दिए जाएंगे, क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करके हमें दिखाना है। थैंक यू।